हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आपने पिछले वीडियो को देखा। उस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर पावर सप्लाई में कौन कौन सी कंपोनेंट का काम क्या है, और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कंपोनेंट का वैल्यू क्या है और कैसे ये कनेक्टेड है, मतलब कि सर्किट डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है और इसका बैकग्राउंड जो है मोस्टली वाइट है, तो इसको आप 1080p फुल क्वालिटी पे देख सकते हैं। ज़्यादा डाटा नहीं खींचेगा क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट जो है वाइट है, ज़्यादा चेंज नहीं है इसकी सीन में, तो ऐसे ही इसका साइज़ कम बन जाती है। तो भाई फर्स्ट हम लेफ्ट से शुरुआत करते हैं कि लाइव और न्यूट्रल कहाँ से आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट से लाइव और न्यूट्रल आपका आया, और वो दोनों एक जाती है आपके एनटीसी थर्मिस्टर के अंदर, जो कि इनरस करंट को लिमिट करता है। जब पहली बार इसको पावर देते हैं तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट खींचना चाहता है, लेकिन ये एनटीसी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस पहले ज़्यादा होती है, तो वो जैसे ही करंट खींचता रहेगा तो ये उसको रोकता है, मतलब ज़्यादा हाई करंट फ्लो होने नहीं देता है फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये गर्म होती है और इसका रेजिस्टेंस कम होती है, और उसके बाद वो करंट को अलाउ करता है। तो ये इनरस करंट को रोकता है, जो आपका स्विच के अंदर फायरिंग करती है इनरस करंट, उसको ये रोकता है। और ये होता है फ्यूज आपका उड़ के इस सर्किट को बचाता है अगर कहीं पे शॉर्ट वगैरह हुआ तो। उसके बाद ये जा रही है इस इंटरफेरेंस कैपेसिटर में, जो आपका कोई भी नॉइज अगर बाहर से आ रही है इस तरफ या फिर इस अंदर से बाहर जा रही है, दूसरा कंपोनेंट को इफेक्ट कर सकता है वो, तो उस नॉइज़ को ये रोकता है, फिल्टर कर देता है। और ये इंडक्टर का भी सेम काम है, ये नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए। ये जो रेजिस्टेंस है ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है ओवर टाइम। जब आप इसको यूज नहीं करेंगे तो इस कैपेसिटर में अगर चार्ज रहेगा तो आप जब रिपेयर करने के लिए खोलेंगे तो आपको शॉक लग सकती है, तो इसलिए ये कैपेसिटर जो है आपका ये डिस्चार्ज करेगा। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपका एसी से डीसी बनाएगा। ओके, तो ये एसी 220 वोल्ट आपका इस तरफ से आया और इस तरफ आपका डीसी 310 वोल्ट बन के इस कैपेसिटर में स्टोर होगी। ये जो एसएमपीएस सप्लाई है ये पहले एसी को डीसी बनाता है, फिर इस डीसी से पल्स क्रिएट करता है, उसके बाद उस पल्स से इस ट्रांसफार्मर को चलाता है और ये आगे आपका आउटपुट भेजता है। और ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों सेफ्टी क्लास वाई कैपेसिटर है, तो ये दोनों क्यों लगाया गया है, ये ग्राउंड के बीच लगाया गया, दोनों ही तार से, लाइव और न्यूट्रल से ग्राउंड के बीच। अगर ग्राउंड के साथ और लाइव और न्यूट्रल में कोई भी वोल्टेज की फ्लक्चुएसन हुआ तो उसको ये रोकता है, मतलब ग्राउंड के साथ कोई फ्लक्चुएसन होने को रोकता है ये। उसके बाद ये 310 वोल्ट तो यहाँ पे बन गया। उसके बाद ये जो है आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। ये जो है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, उसके थ्रू ये देखिए सर्किट जो है एक मॉसफेट के थ्रू ये एक करंट सेंसर रजिस्टर में जाता है, और उसके अंदर से ये करंट जो है माइनस में लग जाते हैं, मतलब कैपेसिटर के माइनस में। तो ये जो पाथ है इससे कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये ट्रांसफार्मर के अंदर से मॉसफेट और एक करंट सेंसिंग रजिस्टर बहुत लो 0.2 ओम, और इससे ये माइनस में कनेक्टेड है। मतलब ये जो पाथ है ये आपका कंप्लीट हो जाती है इससे। तो इस स्विच को, मतलब इस मॉसफेट को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगेगी, और जैसे ही ऑफ कर देंगे करंट फ्लो ऑफ हो जाएगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसका कोर है, इसमें 3 वाइंडिंग लगी होती है। ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है आपका ऑक्सिलियरी वाइंडिंग जो कि आपका इस आईसी को पावर देता है, जो इस प्राइमरी का ड्राइवर सर्किट है। उसके बाद है एक सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हमारा आउटपुट निकलती है। ओके, तो मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग में हमने जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो दे दिया, फिलहाल के लिए मान लीजिए, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद स्विचिंग होने के बाद इस कॉइल से आपको वोल्टेज मिलेगा, और वो जो वोल्टेज है वो स्विचिंग मतलब पल्स वोल्टेज होगी, और वो पल्स वोल्टेज आके आपका इस डायोड में फिल्टर होगी। ये है एक शॉटकी डायोड, रेक्टिफायर डायोड। ये 2 डायोड एक साथ एक ही पैकेज में ट्रांजिस्टर के जैसा दिखने वाला होता है, और इसके अंदर से ये जाती है। ओके, तो ये 20 एम्पियर तक ले सकता है ये डायोड। इसका मॉडल नंबर है B20100G। ओके, ये 100 वोल्ट तक सहन कर सकता है और 20 एम्पियर तक फ्लो करा सकता है इसके अंदर से। और वो 4 कैपेसिटर में फिल्टर हो रही है 4 स्टेज में। ओके, पहला स्टेज में ये कैपेसिटर, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाद में और एक कैपेसिटर, और एक 4 कैपेसिटर में फिल्टर हो रही है। ये 4 ही 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की है। उसके बाद ये कॉइल में जा रही है, कॉइल में फर्दर फिल्ट्रेशन होती है। ये पाई फिल्टर है, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर इस तरह से बनती है पाई फिल्टर। ये बहुत अच्छे से एसी को डीसी में फिल्टर करता है। तो इस कॉइल के अंदर जाने के बाद ये और एक कैपेसिटर में फिल्टर होती है फर्दर। उसके बाद और एक 100 नैनोफैराड की बहुत छोटा कैपेसिटर, मतलब जो सिरामिक कैपेसिटर होती है, इसके अंदर फिल्टर हो रही है। ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि सिरामिक कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है। ये सर जो है इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ये बहुत कम होता है, तो ये जब थोड़ा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है
उसको ये सब कैपेसिटर फिल्टर नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस कैपेसिटर को फाइनली लगाया गया है, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की मेगाहर्ट्ज रेंज में जो कोई भी नॉइज अगर है इसके अंदर, उसको ये फिल्टर कर देगा। उसके बाद एक लोडिंग रजिस्टर है, ये है 680 ओहम हाफ वाट की। ये लोडिंग रजिस्टर क्या करता है, हमेशा इस पावर सप्लाई में थोड़ा सा लोड डाल के रखता है ताकि इस आईसी का जो ऑपरेशन है ये सही मेंटेन रहे। उसके बाद हमारा जो आउटपुट यहाँ पे निकल जाता है। अब हम बात करेंगे ड्राइवर सर्किट के बारे में। जो यहाँ पर देखिए एक आईसी है, इस आईसी का नाम है 2269DI। ये जो है ये आईसी है, तो इसका पिन नंबर मैं यहाँ पे लिख दिया, कौन सा पिन का काम क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आईसी कैसे काम कर रही है और कैसे इस डिवाइस को स्विच कर रहा है। अब आपको बता दूं, ये जो SMPS है ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी पे काम करती है। हमें SMPS में दो तरह की टोपोलॉजी देखने को मिलता है, एक है फ्लाईबैक और दूसरा है पुश पुल मोड। तो फ्लाईबैक मोड में क्या करता है, ये जो है एक ही ट्रांजिस्टर रहता है यहाँ पे, और पुश पुल मोड में दो ट्रांजिस्टर रहती है। फ्लाईबैक में क्या करती है, डीसी को डायरेक्ट एसी नहीं बनाता है, बस पाल्स बनाता है। एक बार इसकी प्राइमरी में पाल्स दिया जाता है, और जब पाल्स देता है तब ये कोर मैग्नेटिक बन जाती है। उसके बाद पाल्स को जब बंद कर देगा, उसके बाद ये इसका जब भी डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो इसके कोर के अंदर स्टोर्ड हुआ एनर्जी जो है वो इन दोनों कॉइल में एक वोल्टेज को क्रिएट करेगी। वो होगा उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इसमें आपने इस तरफ प्लस दिए थे, इस तरफ माइनस दिए थे, तो इसमें उल्टा डायरेक्शन में होगा वो प्लस माइनस। ओके, तो वो जो है एक बार कोर को मैग्नेटाइज करता है, फिर कोर की डीमैग्नेटाइजेशन के समय में ये जो है एनर्जी इस दोनों कॉइल में ट्रांसफ़र होती है सेकेंडरी में। लेकिन जो पुश पुल कंडक्शन मोड है उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है वो दो ट्रांजिस्टर से ड्राइव किया जाता है, और यहाँ पर दो कैपेसिटर भी देखने को मिलता है ये जो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद। तो यहाँ पर एक सेंटर टैप रहती है, उस सेंटर से दो साइड में मतलब प्लस माइनस वोल्टेज क्रिएट होता है। उन दोनों साइड में दो ट्रांजिस्टर रहती है, और वो इसको एक बार इस तरफ करंट भेजता है और एक बार इस तरफ करंट भेजता है। मतलब ये जो कॉइल है इसके अंदर एक एसी करंट भेजता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में, और उस एसी करंट से डायरेक्टली इस दोनों ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें ये जो करंट इंड्यूस होता है। जैसे हमारा जो 50 हर्ट्ज की मेंस ट्रांसफार्मर होता है उस तरह की काम उसमें किया जाता है। तो वो जो टोपोलॉजी है वो है पुश पुल कंडक्शन मोड। वो बहुत हाई पावर की SMPS में यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर की SMPS 450 वाट की होती है, लेकिन ये सब कम पावर की है। ये 100 वाट की SMPS है, 120 वाट की। तो इसमें भी ये जो है फ्लाईबैक कंडक्शन मोड यूज किया जाता है। तो फ्लाईबैक में होता क्या है, बस आपका इसमें पाल्स दिया जाता है और उसी पाल्स से ये कोर जो है मैग्नेटाइज हो जाती है। जब पाल्स को छोड़ देगा तो ये डीमैग्नेटाइज होगा, और डीमैग्नेटाइज के टाइम वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके अंदर स्टोर था उसको इसमें दे देगा। तो ये जो है सेकेंडरी में थोड़ा सा पाल्स जैसा करंट आएगा, और उसको ये रेक्टिफाई करके इस कैपेसिटर में भर देता है, और उससे ये आउटपुट में जाती है। अब दोस्तों ये जो आईसी है इसका नाम है 2269DI। इसका पिन आउट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसका पिन 1 होता है ग्राउंड। तो ये जो 1 है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस से। और ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है इसमें भी एक सप्लाई बनती है, वो इसको चलाने के लिए, इसका VCC देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी का जो ग्राउंड है वो इस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ब्रिज रेक्टिफायर का जो ग्राउंड है। उसके बाद ऑक्सिलरी में जो वोल्टेज है वो 20 ओम रजिस्टर के अंदर से एक डायोड के अंदर से ये फिल्टर हो जाती है इस कैपेसिटर में। उसके बाद ये एक जेनर डायोड में क्लैंप होती है, 24 वोल्ट की जेनर डायोड होती है ये। तो ये जेनर डायोड और इन दोनों रजिस्टर में मिलके इसको 24 वोल्ट के ऊपर नहीं जाने देता है। उसके बाद एक बहुत छोटा कैपेसिटर है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को रोकने के लिए, जैसे मैंने वहाँ पे बताया सेकेंडरी में। और इसका जो वोल्टेज सप्लाई है वो 7 नंबर की पिन में दिया जाता है। ये 7 नंबर की पिन होती है आपका VCC पिन, वोल्टेज सप्लाई पिन। उसके बाद जो है आपका पिन 2 होता है फीडबैक पिन, यहाँ पे ऑप्टोकपलर कनेक्टेड रहती है। पिन 3 होता है VCC पिन और एक। तो ये जो VCC है ये स्टार्टअप के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 310 वोल्ट की जो हाई वोल्टेज है, यहाँ से दो हाई रेजिस्टेंस दिया जाता है 800 किलो ओम की दोनों। तो इन दोनों में बनाते हैं 1.6 मेगा ओम, उससे ये 3 नंबर की पिन में कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, जब ये पावर सप्लाई पहली बार ऑन हो रहा है, मतलब ऑन नहीं है अभी, ऑन हो रहा है, तब तो इस कॉइल से सप्लाई नहीं मिलेगा इसको। तो इस आईसी को पहली बार स्विचिंग करने के लिए, मतलब इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए इसको पहली बार एक VCC वोल्टेज चाहिए। तो वो वोल्टेज आती है ये हाई वोल्टेज से 310 वोल्ट से। उसके बाद ये आती है इस 3 नंबर के पिन में। उसके बाद ये फास्ट स्विचिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद एक बार स्विचिंग कर देने के बाद यहाँ से एनर्जी आने लगता है। उसके बाद ये इस सप्लाई को नहीं लेता है, वो इस सप्लाई को लेके काम करता है आगे। तो यहाँ पर जो 4 और 5 नंबर की पिन, इन दोनों पिन है NC पिन।
ये नॉट कनेक्टेड पिन है, मतलब कि इन दोनों में कनेक्शन नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको एक ग्राउंड किया गया है। 4 नंबर को एक 24 के रजिस्टर से और 5 नंबर को एक 10 नैनोफैराड कैपेसिटर से ग्राउंड किया जाता है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए, ओके, नॉइज रोकने के लिए। उसके बाद पिन 6 है करंट सेंसर पिन। पिन 7 VCC आपको बता दिया। पिन 8 है गेट पिन। गेट मतलब कि गेट ड्राइव, इस गेट को ये ड्राइव करता है। तो यहाँ पर गेट ड्राइव जो पिन है, पिन 8, ये एक 33 ओम रजिस्टर के अंदर से इसकी गेट में लगा हुआ है। और इसकी गेट को पुल डाउन करने के लिए, मतलब जब ये जो है सप्लाई नहीं दे रहा है तब इस गेट को तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगी। ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर ऐसा ही होता है, इसको चार्ज करेंगे तो ये ऑन होगी और इसको डिस्चार्ज करेंगे तो ये ऑफ होगी। इसका गेट एक कैपेसिटर के जैसा है। तो इसका गेट को डिस्चार्ज करने के लिए ये 20 के रजिस्टर आपका ग्राउंड के तरफ कनेक्टेड है, ग्राउंड तक, ओके। तो ये 33 ओम से ये इसको चार्ज कर देता है गेट को। उसके बाद ये जो है सप्लाई आने लगती है यहाँ से, और ये जो 0.2 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है, इससे करंट सेंसिंग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर कितना हाई करंट जा रही है उसको ये आईसी पता लगाता है इस 6 नंबर के पिन के जरिए, ओके। तो इस पिन में एक डिले नेटवर्क भी है। देखिए, जब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एक बहुत कम टाइम के लिए, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में अगर करंट स्विच हो गया तो उसको ये नहीं लगा, ये थोड़ा सा डिले करता है करंट की जो सिस्टम है इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। उसके बाद ये करंट सेंस की इनपुट लेता है। तो ये जो डिले सर्किट है ये 560 ओम रजिस्टर और एक 470 पिकोफैराड कैपेसिटर से ये देखिए ग्राउंड किया है, मतलब ये एक डिले नेटवर्क है। तो इससे थोड़ा सा डिले हो जाते हैं इसका इनपुट। अगर ये डिले नहीं होता तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रेस्पॉन्स करता, और ये जो है थोड़ा सा भी चेंज होने पे ये रेस्पॉन्स करता। तो ये अच्छा नहीं है पावर सप्लाई के लिए, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती। तो इस 0.2 ओम रजिस्टर से इसको पता लग रहा है कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर कितना करंट जा रही है अभी। अब दोस्तों इसकी गेट में एक 4148 का डायोड दिया गया है, ये स्नैपर डायोड बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं ये क्यों लगाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंडरी में जो डायोड है इसके ऊपर देखिए एक स्नैपर नेटवर्क है, मतलब एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये डायोड कंडक्ट होने में, मतलब कंडक्ट करने में थोड़ा सा भी अगर टाइम लग गया, बहुत कम टाइम अगर लग गया, तो उस टाइम में इस यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है वो बहुत हाई बढ़ जाएगा और इसके अंदर से करंट फ्लो करवाना चाहेगा। तो ये डायोड तब ओपन है, ये डायोड तब भी कंडक्शन मोड में नहीं आया, तब ये जो स्नैपर नेटवर्क इस डायोड को बचाएगा। बहुत हाई वोल्टेज जो यहाँ पे क्रिएट होना चाहता है उसको ये कम करेगा। मतलब कॉइल्स जो है ये करंट को किसी तरह से भेजना चाहता है, मतलब करंट जब जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो ये इसका वोल्टेज को हाई कर देता है। तो इसलिए ये स्नैपर नेटवर्क एक रास्ता देता है इसको करंट जाने के लिए, ओके। तो ये 10 ओम और एक 4.7 नैनोफैराड 1 किलोवोल्ट की कैपेसिटर के अंदर से ये रास्ता मिलता है। उसके बाद ये डायोड जब कंडक्शन मोड में आ गया कुछ नैनो सेकंड बाद, तब ये डायोड कंडक्ट करती है, तब ये जो नेटवर्क है ये तब काम नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और एक स्नैपर नेटवर्क मिलता है हमें। यहाँ पर एक डायोड है HER207 और एक 74 किलो ओम 1 वाट की रजिस्टर और एक कैपेसिटर के अंदर से ये स्नैपर नेटवर्क। तो इस स्नैपर नेटवर्क को समझने के लिए हमें पहले कॉइल की वर्किंग समझना पड़ेगा। तो ये जो है कोर को ये मैग्नेटाइज किया था कॉइल, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस देखिए, लेकिन जब डीमैग्नेटाइज होगा कोर तब इस तरफ प्लस बनेगी, इस तरफ माइनस बनेगी। मतलब जो है मैग्नेट आपका पहले बना था तब जिस तरफ प्लस दिए थे, अब ये मैग्नेट डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो बिल्डअप होने में जिस तरफ प्लस दिए थे ये कोलैप्स होने में उस तरफ माइनस बनाएगा, इस तरफ प्लस बनाएगा। तो ये क्या कर रही है, जो इस कॉइल का वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर का वोल्टेज से ये सीरीज बन जाती है, जैसे बूस्ट कन्वर्टर में होता है। ये पॉजिटिव है, उसके बाद इस तरफ नेगेटिव बन जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव बन जा रहा है, मतलब इसका प्लस इसका माइनस के साथ जुड़ी है और इसका प्लस यहाँ पर है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 310 वोल्ट प्लस इस कॉइल में जो वोल्टेज बन रहा है वो ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 300 वोल्ट प्लस समथिंग, मतलब मान लीजिए इसमें भी अगर 200 वोल्ट के समथिंग बन गया तो 500 वोल्ट यहाँ पे हो जा रहा है इस मॉसफेट के अक्रॉस में। तो ये मॉसफेट को ख़राब कर देगा। और कॉइल का एक और प्रॉपर्टी ऐसा है, ये करंट को किसी तरह से भेजना चाहता है, मतलब अगर करंट भेजने का रास्ता नहीं मिला तो ये इसका वोल्टेज को और ज़्यादा हाई करेगा, तो ये 500 वोल्ट से भी ऊपर जाएगा। तो इस जो मॉसफेट है इसको ख़राब कर देगा और इसके अंदर से करंट उल्टा डायरेक्शन में भेजना चाहेगा ये। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इसको एक रास्ता दिया जाता है करंट को सेंड करने के लिए। तो ये जो है एक डायोड के अंदर से एक कैपेसिटर में ये करंट स्टोर होती है, उसके बाद ओवर टाइम ये इस रजिस्टर से डिसिपेट होती है। तो जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये सेकेंडरी में नहीं गया, ये प्राइमरी में वापस आ गया, उस चीज़ को ये स्नैपर नेटवर्क जो है सोखती है, नहीं तो ये इस ट्रांजिस्टर को ख़राब कर देगा।
अब दोस्तों लगभग सारी बातें बता दिया। तो यहाँ पर देखिए एक 2.2 नैनोफैराड कैपेसिटर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच लगा हुआ है। तो ये उस वीडियो में मैंने बताया, ये जो है नॉइज, अगर सेकेंडरी में कोई लीकेज नॉइज आ गया उसको ये शॉर्ट कर देता है। मतलब इस ट्रांसफार्मर में जो हाई फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग होती है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज के आसपास, तो वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को ये बाहर जाने नहीं देता है, इसको ये सोख लेता है। तो अगर ये बाहर गया तो ये बाहर में अगर आप तार लगाते हैं, लंबा तार, तो उस तार को ये एंटेना जैसा यूज करके उसमें इस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर देगा। तो ये आस पड़ोस में जो भी वायरलेस चीज़ें हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है, और इससे जिस चीज़ को पावर देंगे उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी को ये शॉर्ट कर देता है प्राइमरी के ग्राउंड के साथ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फीडबैक कैसे होती है। तो इसका जो पिन 2 है फीडबैक मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज ये बना रहा है, मतलब ड्यूटी साइकिल से इसमें वोल्टेज बनती है। जो पल्स है, इस पल्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब कितना टाइम के लिए ट्रांजिस्टर ऑन रहा था, उसके ऊपर डिपेंड करके आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा वो डिपेंड होता है। तो हमें इसकी पल्स को किसी तरह से लिमिट करना पड़ेगा, इसकी वोल्टेज को 12 वोल्ट में लिमिट करने के लिए। ओके, तो 12 वोल्ट में अगर हम इसकी वोल्टेज को लिमिट करना चाहते हैं तो हमें इसकी ड्यूटी साइकिल को लिमिट करना पड़ेगा। तो कब लिमिट करना पड़ेगा, मतलब कब हमें ड्यूटी साइकिल को कम करना है, कब ज़्यादा करना है, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर ज़्यादा लोड है तब ड्यूटी साइकिल ज़्यादा देना पड़ेगा 12 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। अगर कम लोड है तो ड्यूटी साइकिल कम देने से ही 12 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा। तो वो जो सिस्टम है उसको पता लगाना है इस आईसी को कि आउटपुट में कितना लोड कनेक्टेड है, मतलब आउटपुट में 12 वोल्ट आया कि नहीं, ये सब पता लगाना है। इसलिए यहाँ पर एक फीडबैक नेटवर्क है। तो ये देखिए प्लस और माइनस यहाँ से मिल रहा है इस आईसी को। ये है TL431 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो इस आईसी में क्या होता है, ये देखिए 20 के रजिस्टर और 4.7 के रजिस्टर और एक 200 ओम की पॉट से एक डिवाइडर बनाया गया है। तो यहाँ पर जब 12 वोल्ट आ जाती है तो इस पॉइंट में 2.5 वोल्ट आ जाती है। तो ये 2.5 वोल्ट से ये जो TL431 ये डिवाइस एक्टिव होती है। ये जैसे ही एक्टिव हो गया 2.5 वोल्ट आने से, उसके कम आने से ये एक्टिव नहीं होगा, और ये एक्टिव होने से ये इस पिन को ग्राउंड में खींचता है। और इसको ग्राउंड में खींचने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस वोल्टेज आ रहा है एक रजिस्टर से, और ये जा रहा है ऑप्टो कपलर PC817 की LED साइड में, और इस LED को ये जला देगा। देखिए जैसे ही ये ऑन हो गया इस LED को ये जला रहा है। तो ये LED जलने से क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर, ये LED जलने से इस ट्रांजिस्टर को ये एक्टिव कर देता है, और ये जो है इसका पिन 2 को देखिए ग्राउंड में खींच देता है एक 10 ओम रजिस्टर से। और यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाया गया है कि इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। ये एक डिले सर्किट है। तो जहाँ पे भी फीडबैक है या फिर कोई सेंसिंग है वहाँ पर डिले सर्किट लगाया जाता है। उसके बाद देखिए ये जब भी इसकी जो 2 नंबर के पिन को ग्राउंड में खींच दिया तो इसका जो ड्यूटी साइकिल ये कम कर देता है। मतलब ये सोचता है कि आउटपुट में हमारा डिजायर्ड वोल्टेज आ गया, अब हमें कम करना है। और जैसे ही आउटपुट में आप ज़्यादा लोड लगाएंगे तो इसका जो है ये फीडबैक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक के लिए ये इसका ड्यूटी साइकिल को मेंटेन रखेगा। उसके बाद जैसे ही फीडबैक आया तब ड्यूटी साइकिल को कम करता है। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसफार्मर में जाने वाली पावर को कम ज़्यादा करके ये इसकी रेगुलेशन को बनाता है, मतलब जो 12 वोल्ट में इसको फिक्स्ड रखती है। तो इसका जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट के ऊपर नीचे थोड़ा सा होती है, लेकिन ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हो जाती है, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाती है। तो हमें पता भी नहीं चलता देख के कि ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक 2 किलो ओम रजिस्टर इस LED के साथ पैरेलल में है। ये क्यों है, जब ये LED ऑफ है तब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो ये जो IC है ये चलने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ के थ्रू इसको मिलना चाहिए, नहीं तो ये IC नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलने के लिए इस रजिस्टर से एक पाथ बनाया गया है ताकि ये IC ठीक से रन करे। अब यहाँ पर देखिए एक नेटवर्क है 2 किलो ओम और एक 100 नैनोफैराड से। इस IC का पॉजिटिव पिन और जो सेंसर पिन है इसके बीच लगाया गया है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे भी फीडबैक है एक, तो इसको भी हमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज होने नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर की मदद से एक डिले नेटवर्क बनाती है। मतलब इसकी जो सेंसर पिन है इसमें वोल्टेज जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं हो सकता। मतलब 12 वोल्ट से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ये इस LED को जला देगा, और थोड़ा सा भी नीचे हो गया मतलब 11.99 तब ये LED को ऑफ कर देगा। तो ये तुरंत रेस्पॉन्स जैसे ना करे, इसलिए ये जो है इसको थोड़ा सा डिले प्रोवाइड करता है। नहीं तो ये जो है वोल्टेज आपका रेगुलेशन नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही ये IC काम करने से पहले ही आपका फीडबैक आ जाएगा। तो इसमें तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 200 ओम की पोटेंशियोमीटर है, ये वोल्टेज को एक्यूरेसी के साथ सेट करने के लिए। मतलब आप चाहते हैं 12.00 ही वोल्टेज आए, तो इसलिए आप इसको घुमा के थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। और आउटपुट में देखिए एक LED मिल रहा है, ये LED दिखाता है कि आपका सप्लाई ऑन है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक 10 नैनोफैराड का कैपेसिटर ग्राउंड के साथ इसकी आउटपुट की माइनस में लगा हुआ है। तो इस ऐसा कैपेसिटर हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था इस पॉइंट में, जो इनपुट के साथ ये लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये होता है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज की, मतलब अर्थिंग ग्राउंड के साथ फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, तो इसीलिए इसको भी लगाया गया है। अब दोस्तों उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर किया। अगर कोई भूल गया तो आप कमेंट्स में बताना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे एक एसएमपीएस काम करती है। और इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज मिलेगा और आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में मदद करेगा ये चैनल आपको। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं इस ज्वाइन बटन में क्लिक करके, और मिनिमम 29 रुपीज़ से आप इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पा सकते हैं और इस चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।